माँ तुम चिंता मत करो, मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो तुम्हें बेड से नीचे पानी लेने के लिए भी ना उतरने दे। चाय और खाना तो दूर की बात है, और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी फिर तो भेज दूंगा उसी पल उसे उसके बाप के घर। देवर की कड़वी बातें रामा के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। रोते हुए रामा देवर की कड़वी बातें सुनकर भी चुपचाप रसोई में खाना बना रही थी। गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपनी सास को सुबह 7 बजे की चाय 8 बजे बनाकर दी थी। 2 महीने की गर्भवती रामा को इतनी उल्टियाँ होती, सिर दर्द होता है, उसका एक भी काम करने का मन नहीं होता। गर्भावस्था के शुरुआती महीने में तो खाना बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती जब दाल पकाना होता। दाल पकाने की सुगंध से ही उसको उल्टियाँ होने लगती। खाने में भी उसको कोई स्वाद नहीं आता और दिन भर मन अजीब सा बना रहता। लेकिन वो अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाती थी। रामा के पति अमर उसकी कभी कोई बात नहीं सुनते। अगर रामा कुछ कहने की कोशिश भी करती तो कहते, देखो रामा, तुम औरतों की फालतू बिना सिर पैर की बातें सुनाने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इसीलिए तुम अभी यहाँ से जाओ और अपनी बात जाकर माँ से कहो। अमर का रूखा व्यवहार और इस तरह की बातें उसका हमेशा ही दिल तोड़ देती थी। लेकिन शिकायत करे भी तो किससे? उसकी सास शीला जी एक औरत और माँ होकर भी उसका दर्द नहीं समझती थी। ऊपर से रही सही कसर देवर राजेश ताने सुनाकर और अमर के कान भरकर पूरा कर देता। या यूँ कहे कि पुरुष होकर भी राजेश रामा के लिए दूसरी सास की भूमिका निभाता। हर बात और हर काम में रामा को सीख देने आ जाता कि घर की बहुओं को कैसे रहना चाहिए, कैसा सास ससुर और ससुराल वाले की देखभाल और ख्याल रखना चाहिए। रामा की ससुराल में एक देवर, 2 शादीशुदा नंदे और सास ससुर थे। पूरे घर में राज सिर्फ देवर का ही चलता। राजेश जैसे कहता उसकी सास शीला जी और वैसे ही कहती और करती, और उनकी कही किसी भी गलत या सही बात को अमर सिर झुका कर मान भी लेते। रामा ने कई बार कहा, अमर घर की साफ सफाई के लिए एक काम वाली बाई रख लेते हैं, क्योंकि 2 बच्चों के साथ मुझसे पूरा काम नहीं हो पाता। लेकिन राजेश के कहे शब्द अमर भी रामा के सामने दोहरा देता, तुम 2 बच्चे के साथ काम नहीं कर पाती और मेरी माँ 4 बच्चों के साथ कैसे घर के सारे काम करती। तुम आजकल की औरतों का नाटक बहुत हो गया है, जितनी सुविधाएं उतनी तकलीफ रहती है तुम लोगों को। रामा ने चुपचाप रहकर सब कुछ सुनने की वजह से पहले के बच्चे के जन्म में बहुत तकलीफ झेली है। लेकिन समय के साथ रामा ने अपना मुंह खोलना शुरू किया और सीधा बातावती हो गई। उसने दूसरे बच्चे के जन्म के समय सीधे शब्दों में कह दिया कि मैं अपने मायके जा रही हूँ और मुझसे अब आप सब किसी काम की उम्मीद मत रखना। जितना बन पाएगा उतना ही करूँगी, बाकी का आप सब खुद देख लो कैसे करना है। जिसका नतीजा ये हुआ कि उसको दूसरे बच्चे के जन्म के बाद भी 6 महीने के लिए मायके छोड़ दिया गया, ताकि उसे यह एहसास कराया जा सके कि उसके रहने या ना रहने से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमर के सिवाय रामा के बेटे को देखने ससुराल से कोई अन्य सदस्य नहीं आया, लेकिन बच्चे के मोह के कारण अमर रामा को अपने साथ लेकर घर आया। इधर शीला जी और राजेश का व्यवहार वैसा ही रहा, लेकिन रामा भी अपने कहे अनुसार उतना ही काम करती जितना उससे हो पाता। दोनों नंदे फोन से तो तेवर और सास घर में रोज रोज रामा को ताने देना और बातें सुनाना शुरू कर दिए। वो हर रोज रामा को कभी मायके वाले के नाम पर तो कभी घर के कामकाज और बच्चे की परवरिश को लेकर ताने देते। विज्ञ कहते रहते। रामा भी अब पलटकर हर गलत बात का तुरंत जवाब देती, जिससे घर में हर रोज झगड़े शुरू हो गए। आखिर में झगड़ों से परेशान होकर अमर ने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर करा लिया और सबको लेकर वहाँ चला गया। लेकिन वहाँ भी वो बात बात में रामा को ये सुनना नहीं बोलता था कि उसकी वजह से वो अपने परिवार से दूर हो गया। लेकिन रामा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको अब सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र रहती और उनकी खुशी में उनके साथ खुश रहती। अमर के कहने पर 30 त्यौहार पर सास के बस औपचारिक बातचीत हो जाती और वो जैसे ही ताने सुनाने के मूड में होती, रामा काम का बहाना बनाकर रख देती। इसी तरह रामा के दिन बीतते गए। रामा की शादी के 10 सालों बाद देवर राजेश की शादी हुई। राजेश की शादी में रामा ने सिर्फ शादी होने तक रुकी और सारी रस्में खत्म होते ही वापस चली गई। न उससे किसी ने ज़्यादा मतलब रखा और बातचीत करने की कोशिश की नहीं। उसने की क्योंकि रामा को दिए जाने वाले ताने और बयान कट्टू थे और आने वाली बहू से अपार उम्मीदें, जिस वजह से रामा चुप ही रही। इस बार पूरे 2 साल बाद रामा गर्मी की छुट्टियों में अमर के जिद पर ससुराल आई थी। उसका मन ना होते हुए भी वो आई। उसने अमर से पहले ही कहा, तुम जाओ, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। लेकिन अमर नहीं माना। रामा जब ससुराल आई तो देखा पहले से सब कुछ पूरी तरह बदल गया था। राजेश का टिफिन और सुबह की चाय सासू माँ शीला जी खुद खुशी खुशी बना रही थी।
रामा की देवरानी आराम से 8 बजे सोकर उठी। 9 बजे काम वाली बाई भी आ गई, जिसने झाड़ू पोछा बर्तन सब किया। दोपहर का खाना रामा ने अकेले ही चुपचाप बनाया। उसके बाद शीला जी ने रामा से शाम की चाय और खाना बनाने के लिए कहा। पहले दिन लगा रामा को कि शायद उसकी देवरानी पूजा की होगी, तबीयत ठीक नहीं होगा। उसने अपनी देवरानी से पूछा भी कि क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? लेकिन उसने जवाब में रामा से सिर्फ 2 टुक कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, और अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली गई। घर और घर के लोगों का बदला हुआ रूप उसे एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ अपने बीते हुए दिनों की तुलना से सोचकर तकलीफ भी दे रहा था। रात में रामा ने सबके लिए टेबल पर खाना लगाया। अमर बैठकर राजेश का आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहाँ राजेश आ गया, जिसे देखकर अमर ने कहा, बड़ी देर कर दी राजेश, आजा चल खाना खाते हैं। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। जिसे सुनकर राजेश ने कहा, भैया आप खाना खा लीजिए, मैं पूजा के साथ कमरे में खाऊंगा। इतना कहकर अपना और पूजा का खाना लेकर राजेश कमरे में चला गया। इधर अमर खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगे और जैसे ही अमर की नज़र रामा से टकराई, अमर ने तुरंत अपनी निगाहें नीचे कर ली और बगले में झांकने लगे। रामा के चेहरे पर ना चाहते हुए भी अमर को देखकर हंसी आ गई। वो मुस्कुराने लगी। खाना खाने के बाद जब रामा सारे काम समेट कर पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में जाने लगी, तभी उसके कदम देवर देवरानी के कमरे में बाहर अपना नाम सुनते ही ठिठक गई। राजेश ने पूजा से कहा, तुम बस आराम करो, अभी 2 महीने हुए हैं। जब तक रामा भाभी हैं तुम्हें कोई काम करने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बस अपना और मेरे होने वाले बच्चों का ख्याल रखो, और कुछ बाहर से खाने का मन करे तो बोल देना, मैं बाहर से लेते आऊँगा। लेकिन जब 2 महीने की छुट्टियों के बाद भाभी चले जाएगी तब कैसे होगा काम? मेरे तो अभी से पाँव और सिर दोनों में ही दर्द हो रहा है, आगे क्या होगा? पूजा ने कहा। राजेश ने कहा, क्या पाँव दर्द हो रहे हैं? तुमने पहले क्यों नहीं बोला? लाओ दो मुझे, मैं दबाता हूँ। तुम चिंता मत करो, भाभी जाने के बाद मैं खाना बनाने वाली को भी रख लूँगा और बाकी बचे काम माँ देख लेगी। रामा को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो जैसे ही कमरे में जाने के लिए पलटी तो देखा कि पीछे अमर खड़े थे, जिन्होंने भी शायद पूरी बात सुन ली थी। दोनों की निगाहें टकराई और दोनों साथ में ही बोल पड़े, वो मैं पानी ला रही थी, वो मैं पानी लेने आया था। तभी रामा ने पानी का बोतल अमर की तरफ बढ़ा दिया। देवर देवरानी की बातें सुनकर रामा को अपने पुराने दिन याद आया, जिसे सोचकर उसके आंखें के कोड़े गीले हो गए। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई थी। इधर अमर भी बेड पर बंद आंखों से सोने का नाटक कर रहा था। तभी उसने रामा की तरफ अपनी गर्दन घुमाकर कहा, रामा तुमको अपने मायके जाना था ना, सुबह उठकर सामान पैक कर लेना, मैं छोड़ दूंगा, तुम आराम से अपनी छुट्टी बिताकर सीधा अपने घर आ जाना। और इतना कहकर करवट वापस लेकर सो गया। करवट बदलते बदलते रामा ये सोच रही थी कि लोग कितने जल्दी बदल जाते हैं। अमर की बातें भी उसे कोई सहानुभूति नहीं दे रही थी, क्योंकि जब तक वो अमर को प्यार और अपनेपन से समझाने की कोशिश कर रही थी तब तक अमर नहीं समझे। लेकिन आज जब खुद का अपमान हुआ तो बात समझ में आ गई। ये सब कुछ सोचते सोचते उसकी आंख कब लग गई उसको पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह रामा रसोई में गई तो देखा शीला जी और राजेश वहाँ पहले से मौजूद थे। शीला जी ने रामा से कहा, बहू लगता है अकेले रहते रहते देर से सो कर उठने की आदत हो गई है तुम्हारी। तभी राजेश ने फिर तपाक से रामा पर व्यंग करते हुए कहा, अरे माँ तुम बहुत भोली है, इसीलिए तो औरतें अलग रहना चाहती हैं कि सब कुछ अपने हिसाब से कर सके। आप तो बेकार में उम्मीदें लगाए रहती हैं। आपने क्या सोचा कि आपकी सेवा होगी? आपको चाय नाश्ता खाना समय से बनाकर मिलेगा। गर्मी की छुट्टियों में कुछ औरतें सिर्फ मजबूरी में दिखावा करने आती हैं। तब रामा ने कहा, देवर जी आप तो ताना मारने और दूसरों की औरतें को सिखाने में औरतों से भी आगे हैं। जितनी सीख आज तक आपने मुझे दी उतनी सीख पूजा को देना भूल गए। अब कहाँ गए आपके वादे और इरादे कि चाय खाना नाश्ता? क्या आपकी बीवी तो माँ जी को पानी भी बैठ पर उसके हाथ में देगी? पानी देना तो दूर, माँ जी तो चाय नाश्ता भी खुद ही बना रही हैं, जो कि मेरे यहाँ रहते उन्होंने कभी नहीं किया था। वैसे मैं आप लोगों को यहाँ ये बताने आई थी कि मैं अभी थोड़ी देर में अपने मायके जा रही हूँ। रामा को इतना कहते सुन राकेश को बहुत गुस्सा आया। पीछे खड़े अमर से उसने कहा, भैया देखो भाभी की जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है और आप चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं। जब मायके ही इनको जाना था तो फिर 2 दिन के लिए यहाँ आकर दुनिया को दिखाने की क्या ज़रूरत थी? तब अमर ने पहली बार कहा, राजेश अब मैं रामा के पैर तो दबा नहीं सकता, तो पति होने के नाते उसकी सही बात चुपचाप सुन सकता हूँ। वैसे भी पहले बहुत सारी गलतियाँ कर चुका हूँ रामा के मामले में, अब गलती नहीं करना चाहता। अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है, इसलिए बाकी पतियों की तरह मैं भी अपनी पत्नी की खुशियों का ख्याल रखूँगा। हर बार रामा को मेरी वजह से
रोकर अकेले अपने मायके जाना होता है। इस बार मैं खुद उसे खुशी खुशी मायके छोड़ दूंगा। इतना कहकर अमर ने रामा की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर कमरे में सामान पैकिंग करने चला गया। इधर राजेश ने अमर की बात सुनते मुंह बना लिया, क्योंकि उसको पता हो गया था कि रामा और अमर दोनों ने ही रात की उसकी कही सारी बातें सुन ली है।